नमस्कार दोस्तों, हॉकफिट न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, आखिर ये कहावत आप लोगों ने सुनी तो होगी ही। तो दोस्तों, आज रोहिंग्याओं पर सुप्रीम कोर्ट का ऐसा ही कुछ फैसला आया है और जिसे सुनकर आप सभी के दिलों में एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के लिए जो इज्जत है थोड़ी सी और ऊपर बढ़ जाएगी। अब आपको बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जम्मू में हिरासत में लिए गए रोहिंग्याओं को निर्धारित नियमों के अनुसार वापस भेजा जा सकता है। प्रधान न्यायाधीश एएस बोबडे की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने उस याचिका पर यह आदेश पारित किया है जिसमें जम्मू में हिरासत लिए गए तमाम रोहिंग्या शरणार्थियों को तुरंत रिहा करने और उन्हें म्यांमार प्रत्यर्पित करने से रोकने को केंद्र को निर्देश देने के लिए अनुरोध किया गया था। केंद्र ने इस याचिका का पहले विरोध करते हुए कहा था कि भारत में अब अवैध प्रवासियों की राजधानी नहीं बन सकती है। तो दोस्तों, तुरंत कमेंट में ठोकें नमो नमो, क्योंकि दोस्तों आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार में ही आज इस देश की तमाम सरकारी एजेंसियों में ये हिम्मत है, ये कुव्वत है कि आज वो रोहिंग्याओं को एक कौड़ी के भाव नहीं पूछ रही हैं। तो कमेंट में तुरंत लिखें कि आखिर रोहिंग्या शरणार्थियों के साथ क्या करना चाहिए और उनको भारत से वापस भेजा जाना चाहिए या नहीं। बहरहाल अगर मेरी पूछेंगे तो नहीं का तो कोई सवाल ही नहीं। मेरे हिसाब से रोहिंग्याओं में कोड़े मार मार के उनको यहाँ से भगाना चाहिए। कोर्ट के आदेश के अनुसार जैसे ही उन्हें वापस भेजने की कागजी कार्रवाई पूरी हो जाती है, उन्हें सरकार वापस भेज सकती है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद से बाकी रोहिंग्या शरणार्थियों को भी वापस भेजने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण, मेरा मतलब प्रशांत भूषण, आप जानते ही होंगे कि कई बार इनको सुप्रीम कोर्ट में विष्णु गुप्ता जो कि हिंदू सेना के अध्यक्ष हैं, बहुत बड़े हिंदू लीडर हैं, उन्होंने भी एक बार सुप्रीम कोर्ट में घुसकर प्रशांत भूषण के गाल पे करारा थप्पड़ मारा था, जिसको मीडिया ने कैद किया था। हालांकि ये घटना के बारे में मैं अपनी व्यक्तिगत राय नहीं देना चाहूँगा, लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि दोस्तों, इस देश में जब कानून अंधा और बहरा हो जाता है तो एक धमाके की आवश्यकता होती है। किसी महान क्रांतिकारी ने यह बात कही थी, विष्णु गुप्ता ने यही करके दिखाया था। बहरहाल दोस्तों, प्रशांत भूषण ने यह भी कहा कि रोहिंग्या बच्चों की हत्याएं कर दी जाती हैं, उन्हें यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है और म्यांमार की सेना अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों का पालन करने में नाकाम रही है। तो दोस्तों, एक बात बताइए, म्यांमार में तो सेना का शासन अब आया है, अब के म्यांमार के जो रोहिंग्या हैं क्या भारत में आ जाए हैं? ये कब से आ रहे हैं? म्यांमार में सेना का शासन तो अब लागू हुआ है, पर ये अवैध शरणार्थी तो भारत में जाने कितने साल से आ रहे हैं। तो प्रशांत भूषण की जो दलील है ये यहीं खारिज हो जाती है। अब आपको बता दें कि जम्मू में 155 से ज़्यादा रोहिंग्याओं को होल्डिंग सेंटर में रखा गया है। ये रोहिंग्या पुलिस के बुलावे पर अपने कागज़ों की जांच कराने गए थे, लेकिन दिन भर चली जांच के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने कुछ लोगों को तो घर जाने की इजाज़त ली, लेकिन बड़ी संख्या में जमा हुए रोहिंग्याओं को होल्डिंग सेंटर भेज दिया गया। कठुआ जिले की उप जेल जो कि हीरानगर में है, फिलहाल रोहिंग्याओं के लिए होल्डिंग सेंटर बनाया दिया गया है, सबको वहीं रखा गया है। अब दोस्तों, ये तो हुई रोहिंग्याओं की बात। इसी बीच इस तरीके के जो तमाम जो भारत के अंदर अवैध प्रवासी हैं, उन लोगों के लिए आवाज़ उठाने वाले, और जो आप जानते हैं रोहिंग्याओं ने किस तरीके से देश में तमाम जगह अपराध का जो नेटवर्क बुन लिया है, जिहाद का जो नेटवर्क बुन लिया है, उनके जो सिरमौर होते हैं, जो इनके नेता होते हैं जैसे कि मुख्तार अंसारी, इन लोगों की जब खाल खींचनी शुरू होती है योगी राज के सरकार में, तो तमाम लोगों को जो कि वामपंथी लकड़बग्गे हैं, उन लोगों के बिलों में जैसे खौलता हुआ तेल डाल दिया हो, ऐसी परिस्थिति हो जाती है। अब मुख्तार अंसारी जब से उत्तर प्रदेश आया है तब से उसकी शामत आई हुई है। अब योगी सरकार ने उसकी विधानसभा सदस्यता भी रद्द करने की पेशकश करते हुए इस दिशा में अपने कदम आगे बढ़ाए हैं, जिससे मुख्तार के लिए आने वाले दिनों में मुसीबतें और भी बढ़ सकती हैं। फिलहाल उन्हें जो उनकी विधानसभा सदस्यता का के कारण जो उनको जेल में जो सुविधाएं मिल रही होंगी वो भी गायब हो जाएंगी, और एक चाकू या फिर जैसे चाकू मार या पॉकेट मार टाइप के जो लोग होते हैं ना, सड़क छाप अपराधी, ऐसे अपराधियों जैसा ट्रीटमेंट मुख्तार अंसारी को जेल में मिलने वाला है। इसी बात को सुनिश्चित करने के लिए योगी सरकार उनकी विधानसभा सदस्यता को रद्द करने की पेशकश कर रही है। क्या योगी सरकार का ये फैसला जो है आप इसे समर्थन करते हैं इसको? तो कमेंट में इसके बारे में भी बताएं। अब आपको बता देते हैं कि हाल ही में एक समय पे पूर्वांचल में आतंक का पर्याय माने जाने वाले मुख्तार अंसारी को सफलतापूर्वक जब पंजाब के रोपड़ जेल से उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार स्थानांतरित किया गया, तो अब योगी सरकार मुख्तार अंसारी की विधानसभा की सदस्यता को
नल एंड वॉइड यानी कि खत्म करने की कार्रवाई भी जल्दी शुरू कर सकती है। उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी की विधानसभा सदस्यता खत्म करने को लेकर कानूनी राय ली जाएगी। इससे पहले ही विधानसभा अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित के समक्ष दायर किए जाने वाली है। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी मऊ विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और 2005 में जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे उसमें मुख्तार अंसारी का क्या रोल था ये बात दुनिया से छुपी नहीं है। उन्होंने खुलेआम हिंदुओं के नरसंहार की प्लानिंग करी थी। लेकिन तत्कालीन मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी सरकार ने जिस तरीके से इनको क्लीन चिट दी थी उससे इस देश के अंदर राजनीतिक जो धर्मनिरपेक्षता का जो ड्रामा है वो पूरे देश के सामने एक्सपोज हो गया था। अब मुख्तार अंसारी की जो विधानसभा सदस्यता है वो कैसे रद्द करी जा सकती है, इसको लेकर हमारे संविधान में ये प्रावधान है कि किसी विधानसभा में कई दिनों तक लगातार सदन की कार्यवाही में शामिल ना होने पर भी सदस्यता रद्द करने का नियम है। अब अंसारी यदि जेल में रहते हैं तो इनकी सदन की कार्रवाई में तो शामिल हो नहीं पाएंगे, ऐसे में उनकी सदस्यता रद्द करने का जो नियम है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इस नियमानुसार यदि कोई विधानसभा सदस्य विधानसभा की कार्रवाई में शामिल होने से 60 दिनों तक अगर अनुपस्थित रहता है तो आर्टिकल 190 के तहत उसकी सदस्यता खत्म करी जा सकती है। इस आर्टिकल 190 के अंतर्गत मुख्तार के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को भी सदस्यता खत्म करने का आधार यूपी सरकार बनाएगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा अगर कोई सदस्य लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसके विरुद्ध माननीय सदन कार्रवाई कर सकता है। अगर इस मामले में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई याचिका आती है तो उस पर निर्णय होगा। मुख्तार अंसारी 60 दिन से ज़्यादा सदन की कार्रवाई में अनुपस्थित रहा है। अब मुख्तार अंसारी जब यूपी के बांदा जेल में शिफ्ट किया जा चुका है तो ऐसे में उत्तर प्रदेश पुलिस पंजाब की रोपड़ से करीब 900 किलोमीटर तक का सफ़र तय करने के लिए जब 4:30 बजे बांदा जेल पहुंची तो मुख्तार का मेडिकल टेस्ट किया गया, उनका कोरोना टेस्ट भी किया गया। जेल में पहुंचने के बाद जो मुख्तार अंसारी कह रहे थे कि मैं चल नहीं सकता, मैं फिर नहीं सकता, मेरे को हाई शुगर है, बीपी हाई है, मेरी बैक पेन है, वो खुद चलकर बैरक के अंदर चला गया। आप समझ सकते हैं कि यूपी में आने के बाद मुख्तार, तो सोचिए कि मुख्तार अंसारी छोड़िए, योगी की पुलिस जब डंडा बजाती है ना तो मुर्दे भी बोलते हैं, ये बात तो मशहूर है साहब, टीवी भी पलट जाती हैं लोगों की। अब ऐसे में मुख्तार अंसारी के दिन लदने वाले हैं। योगी सरकार ने पहले ही उसकी कई अवैध संपत्तियां ध्वस्त कर दी हैं, बुलडोजर चला दिए गए हैं और ऐसे तमाम जितने भी उत्तर प्रदेश में गुंडे हों चाहे किसी भी धर्म के हों, योगी जी ने बख्शा किसी को नहीं है। एक बात तो तय है, योगी जी ने एक मामले में पूरा सेक्युलरिज्म दिखाया है, वो क्या है कि चाहे विकास दुबे हो चाहे मुख्तार अंसारी, खाल हर व्यक्ति की खींची गई है जिसने भी अपराध किया है। और आप ये जानते हैं कि अगर हिंदुस्तान में किसी भी कोर्ट कचहरी में जाइए, वहाँ पर जितने भी केसेस चल रहे हैं आपराधिक मामलों के, उनकी लिस्ट उठाइए और देखिए कि तमाम लोगों के मज़हब धर्म क्या हैं। आपको अपने आप समझ में आ जाएगा इस देश के अंदर अपराधी कौन है, कौन सा समाज जो है मतलब एक सामाजिक एक यूनिट के तौर पर पूरे सोसाइटी जैसे रिलीजन में अपराध करती है, वो आपके सामने आ जाएगा। मुझे कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। अभी के लिए केवल इतना ही। इस सवाल को आप लोगों के साथ छोड़ के जा रहा हूँ। आप में से जो भी जागरूक हैं, किसी कोर्ट कचहरी में जाइए और लिस्ट उठाइए आपराधिक मामलों की और आप देखिए, आपको सामने सारा दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र।